हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से लिटरेचर की एक और सीरीज़ करेंगे। जैसा कि मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। ग्रामर के प्रैक्टिस सेट अलग चल रहे हैं और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट अलग से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आज फिर से लिटरेचर का एक और प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपके सामने लाई हूँ, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है, उसके साथ ही हम कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। When was अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश्ड? ओके, आपको बताना है। अच्छा, when, सॉरी इसमें थोड़ी स्पेलिंग एरर हो गई है, ये ऑप्शंस ये वाले ना होके इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके। चलो मैं लिख देती हूँ। 1935, 1940, 1936 और 1947 ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि व्हेन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश, मतलब अनटचेबल पहली बार कब पब्लिश हुई थी। अच्छा, अनटचेबल नाम का ये जो वर्क है ये किसने लिखा है? सोचिए और आंसर कीजिए। पहले तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, कौन से सन में ये पब्लिश हुई थी? 1935, 1940, 1936 या फिर 1947? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है? 1935, 1940, 1936, 1947? यस, ये सबसे पहली बार कब पब्लिश हुई? 1935 में। ठीक है, कब पब्लिश हुई है? 1935, 1935 में पब्लिश हुई। और कौन थे इसके राइटर? यस, इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। ठीक है, इनके द्वारा ये वर्क लिखा गया है, मुल्कराज आनंद। अच्छा, इसकी एक स्पेशल बात ये है कि इसका प्रीफेस किसने लिखा है, या कह लो प्रीफेस टू अनटचेबल किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका प्रीफेस माना जाता है, प्रीफेस लिखा हुआ माना जाता है किसके द्वारा? E.M. फॉस्टर के द्वारा। ठीक है, और E.M. फॉस्टर में E और M की फुल फॉर्म क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट दिस सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजेडी? शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है बुक किसने लिखी है? हु रोट दिस सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आई थिंक आज की हमारी पीपीटी में थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं ये ना होके इसके करेक्ट ऑप्शंस मैं आपके लिए लिख देती हूँ। इसके ऑप्शंस हैं AC ब्रैडली। अच्छा, आपने क्वेश्चंस तो रीड कर ही लिया होगा। हु रोट दिस सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? ओके, और आपके ऑप्शन लास्ट वाली स्लाइड पे हैं। इन ऑप्शंस को उस क्वेश्चन के लिए मानिए। ठीक है, वर्क का नाम क्या था? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम का वर्क था ये किसने लिखा? ऑप्शन है आपके पास AC ब्रैडली, एडवर्ड ब्रैडले, FH ब्रैडले या डॉक्टर हेनरी ब्रैडली। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, वेरी क्लोज टू द आंसर। अक्सर हम याद कर लेते हैं ना कि सरनेम याद कर लिया उसी से काम हो जाएगा, तो एग्जामिनर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए सबके सरनेम सेम कर दिए गए हैं, ब्रैडली ब्रैडली ब्रैडली। ठीक है, तो हमें पूरा नाम भी याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बताना है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो वर्क है वो किसने लिखा है। ये बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, यस, इसका करेक्ट आंसर है AC ब्रैडली। AC ब्रैडली ने ये वर्क लिखा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे देखते हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉशम टू द मून।
आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, प्लस आपको ये भी बताना है कि ये लाइन कौन सी पोएम में आती है। ओके, ऑप्शन है आपके पास सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी फेमस लाइन है ये और अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, लाइन है दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। ठीक है, बॉसम का मतलब होता है चेस्ट। ठीक है, इसी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें समुद्र को एक ह्यूमन वाली एक्टिविटी की तरह माना गया है, और अगर किसी निर्जीव चीज को हम एक सजीव की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाते हैं तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? यस, उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये लाइन किस पोएम की है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री? आपको बताना है कि इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन है आपके पास मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, वेट या शेक्सपियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को कौन लेकर आया था? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इंग्लिश पोएट्री में सबसे पहले सोनेट को कौन लाया था? तो थॉमस वेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनका पूरा नाम क्या था? यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बारी और, एक मिनट। हाँ, यहाँ लिखते हैं थॉमस वेट। ठीक है, यही थे पहले जो इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को लेकर आए, और इसके बाद सोनेट काफी फेमस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। किसकी? शेफर की। क्या होगी शेफर की करेक्ट स्पेलिंग? पहली है CHAUFEUR, सेकेंड है CHAUFFEUR, थर्ड है CHAUFFEUR या CHAUFFERE। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? और ध्यान रहे, आपको स्पेलिंग करेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इनमें हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। लास्ट टाइम भी ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेफर की करेक्ट स्पेल बतानी है, क्या होगी? अच्छा, शेफर कहते किसे हैं? शेफर मीन्स ड्राइवर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेल क्या है ये बताइए। देखिए, ध्यान रहे, देखो CHAU 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 CHAU, मतलब चार ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि CHAU कंफर्म है। ओके, अगर उससे आगे की बात करें तो याद रखना कि सेफर में हमेशा डबल एफ आता है। ओके, देन EUR, दिस इज द करेक्ट स्पेल, CHAUFFEUR। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज नॉट एन। मैथ्यू आर्नोल्ड क्या नहीं थे, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है पोएट, क्रिटिक, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट। क्या नहीं थे मतलब बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो उनका प्रोफेशन था। ठीक है, तो आपको बताना है क्या नहीं थे। आप अच्छे से जानते हैं डोवर बीच कितनी फेमस पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की। डोवर बीच, ठीक है, अगर फेमस पोएम है उनकी तो पोएट तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हम क्रिटिक की बात करें तो क्या ये क्रिटिक थे? सोचिए, आंसर कीजिए। एसेइस्ट, क्या ये एसेइस्ट थे? सोचिए, आंसर कीजिए। हाँ, और क्या ये नॉवेलिस्ट थे? देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट थे, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिक थे, ये भी सही बात है। ठीक है, और एसेइस्ट थे, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये नॉवेलिस्ट नहीं थे। इनका कोई भी नॉवल देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 7, इफ वी आर मार्क डी टू डाई वी आर NO टू डू आर कंट्री लॉस, एंड इफ
टू लिव द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ह्यूमर। ये लाइन आपको किस वर्क में देखने के लिए मिलती है, ये पूछा गया है। ठीक है, सोचिए और आंसर कीजिए। इफ वी आर मार्क्ड टू डाई, वी आर एनो, ओके, टू डू आर कंट्री लॉस, एंड इफ टू लिव द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर। हु सेज दिस? आपको ये बताना है कि ये लाइनें किसने कही हैं। हु सेज दिस, किसने ये लाइनें कही हैं और कहाँ मिलती हैं ये भी। ओके, ऑप्शंस आपके पास वेस्टमोरलैंड, किंग हेनरी, बेडफोर्ड या सेल्सबरी। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, आप हमेशा, आपको क्या करना है प्रैक्टिस सेट करते समय, आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है। ठीक है, और वीडियो में आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है, अपना खुद का आंसर मार्क करना है और उसे पेपर पर नोट कर लेना है। उसके वीडियो को पॉज करके ये सारा काम करना है। उसके बाद वीडियो को दोबारा से चालू करेंगे और अपना आंसर मैच करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आप जब डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप देखना आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, आपके एक दिन अगर सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दूसरे दिन 5 या 6 क्वेश्चन जरूर सही होंगे। इसी तरीके से आपके इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर एनो, टू डू आर कंट्री लॉस, एंड इफ टू लिव द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ह्यूमर। क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेडफोर्ड। ओके, बेडफोर्ड ने ये बात कही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेजुरा। सेजुरा क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 6 फीट लाइन, राइम्ड वर्ड, स्ट्रेस्ड सिलेबल, ब्रेक इन अ लाइन। क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज सेजुरा? देखिए, फिगर ऑफ स्पीच से ही रिलेट करता हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, मतलब पोएट्री से रिलेट करता हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो सेजुरा क्या होता है ये आपको बताना है। इजी है वैसे, अक्सर पूछ लिया जाता है लेकिन ये क्वेश्चन। ओके, क्या ये 6 फीट लाइन होती है, राइम्ड वर्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, या ब्रेक इन अ लाइन होता है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, सेजुरा इज ब्रेक इन अ लाइन। कैसे? जैसे अगर सपोज करिए कि पोएट्री में एक लाइन इस तरीके से लिखी हुई है, फिर जो स्मॉल कॉलम आया या फिर सेमी कॉलम बोलते हैं, जैसे सैली कॉलम आया, उसके बाद हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हुई, तो इसके बीच में जो ब्रेक आया ना, इसे हम सेजुरा बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक इन अ लाइन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज इन। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था? देखिए, काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो उन सभी राइटर्स को कौन से सन में नोबेल प्राइज मिल रहा है ये जरूर याद रखना है। जैसे स्पेशली टीजीटी वाले बच्चों से क्या पूछ लिया जाता है कि गॉल्सवर्दी को कब नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, गॉल्सवर्दी का अक्सर क्वेश्चन बना है उसमें एग्जाम में। ठीक है, तो गॉल्सवर्दी को कब मिला था नोबेल प्राइज? 1932। आई थिंक आई एम राइट। ओके, और टी.एस. इलियट को कब मिला था नोबेल प्राइज? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एक मिनट, कब मिला था? 1948 में। टी.एस. इलियट को जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला 1948 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शैली। इनमें से कौन सा प्लेज नहीं बोलेंगे, कौन सा प्ले है जो शैली द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखना, प्ले के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है आपके पास द बॉर्डर्स, चिंची, हाउस ऑफ आस्पन या मैनफ्रेड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द बॉर्डर्स, चिंची, हाउस ऑफ आस्पन, मैनफ्रेड। व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए, प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर आया है अभी 2021 का, उसमें बॉर्डर्स के बारे में भी पूछा गया है कि बॉर्डर्स किसका वर्क है।
ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बना था कि वर्ड्सवर्थ का इकलौता प्रोज वर्क कौन सा है, तो यही वो बॉर्डर्स है। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का अकेला प्रोज वर्क है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का अकेला प्रोज वर्क है वर्ड्सवर्थ का। क्यों? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अक्सर क्या लिखी है, ज़्यादातर पोएम्स लिखी हैं। ओके, सॉरी, पहले मैं उसी क्वेश्चन में पहुंचती हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उनका जो अकेला प्रोज वर्क माना जाता है, इसे ही माना जाता है। ये किसका वर्क हो गया हमारे पास? वर्ड्सवर्थ का। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही होगी। आई विल ट्राई अगेन। वर्ड्सवर्थ। ओके, ये वर्क तो वर्ड्सवर्थ का हो गया। अब आपको बताना है कि शैली का वर्क कौन सा है इनमें से। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, चूज कीजिए कौन सा होगा। द चिंची, हाउस ऑफ आस्पन, मैनफ्रेड। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, पीवी शैली का जो वर्क है ना, वो है द चिंची। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी फेमस वर्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल दी वर्ड्स इज अ स्टेज। सॉरी, इसमें फिर से टाइपिंग एरर हो गई है। तो ये इस तरीके से है, ऑल दी, ये होगा वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं दोबारा से स्टेटमेंट। ऑल दी वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ऑल दी वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो अकर्स इन शेक्सपियर के कौन से वर्क में ये लाइन अकर होती है और सबसे लास्ट में जाके, लास्ट सीन में जाके अकर मतलब दिखाई जाती है ये लाइन। तो ऑप्शन है आपके पास, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, हैमलेट। और किसने कही थी ये लाइन, ये भी आपको मुझे बताना है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। ओके, ऑल दी वर्ल्ड्स इज अ स्टेज। सोचिए, आंसर कीजिए। ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है हमें? यस, ये लाइन देखने को मिलती है एज यू लाइक इट में। ठीक है, बहुत ही फेमस वर्क है शेक्सपियर का और इसी में ये लाइन देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉबी ब्लीच इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर के कौन से वर्क में ये कैरेक्टर हैं? देखिए, कैरेक्टर पर तो हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं, स्पेशली शेक्सपियर के जितने भी माइनर कैरेक्टर्स हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के माइनर कैरेक्टर हुए, या शेक्सपियर के फूल्स के बारे में हुआ, ठीक है, या शेक्सपियर के प्ले की सेटिंग के बारे में हुआ, ये सारे क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। हर प्ले के मेजर कैरेक्टर आजकल नहीं पूछे जाते, तो आप चाहो तो मेजर कैरेक्टर को ध्यान रखो ना रखो, लेकिन माइनर कैरेक्टर्स के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर टॉबी ब्लीच जो थे वो किस प्ले में कैरेक्टर देखने को मिलते हैं? क्या ये हैमलेट में है, क्या ट्वेल्थ नाइट में है, क्या मैकबेथ में है, या ओथेलो में है? व्हाट इज द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, सर टॉबी ब्लीच जो हैं वो कहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमें? वेरी इजी क्वेश्चन, ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ट्वेल्थ नाइट है क्या? मतलब ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, इसका जॉनर क्या है? तो दिस इज अ कॉमेडी। ठीक है, शेक्सपियर की कॉमेडी कही जाती है ये। और इसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर से, वो किसे मान लिया जाएगा? वॉयला। ठीक है, शी इज अ प्रोटेगोनिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हाँ इसे देख लेते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो इन लाइनों से ओपन होता है? लाइन्स पढ़ लेते हैं। When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? Options है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। What is the correct answer? देखिए, थंडर और लाइटनिंग की बात ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? और 3 मीट करते हैं सीन 1 में ही। सोचिए, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैकबेथ। ये लाइंस मैकबेथ की पहली लाइंस हैं, इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द नॉवल पिकविक पेपर? ये एच ना होके इसे के कंसिडर करना, पिकविक पेपर। ये नॉवल किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन द नॉवल पिकविक पेपर? ऑप्शंस हैं थॉमस हार्डी, मुल्कराज आनंद, चार्ल्स डिकेंस, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पिकविक पेपर्स के राइटर कौन है? अच्छा, ये किस टाइप का वर्क है पिकविक पेपर? सोचिए, आंसर कीजिए। ये वीकली छपने वाली मैगजीन थी, ठीक है, और इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चार्ल्स डिकेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस, देखिए ये क्वेश्चन भी चार्ल्स डिकेंस से ही रिलेट करता हुआ है। तो आपको बताना है चार्ल्स डिकेंस वाज आ, मतलब कौन सी एज से बिलोंग कर रहे हैं या उनका उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो विक्टोरियन पोएट है, नॉवेलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं या साइंटिस्ट हैं? साइंटिस्ट थे। कौन थे वो? विक्टोरियन पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक या साइंटिस्ट? वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपको चार्ल्स डिकेंस का लाइफ स्पैन पता है तो। ओके, या उनकी आपने रचनाएं या उनके बारे में आपने पढ़ा है तो। देखिए, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन ये नॉवेलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस वाज अ नॉवेलिस्ट। इनके बहुत ही फेमस नॉवेल्स पब्लिश हुए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बारी आती है चार्ल्स लैम की। चार्ल्स लैम अडॉप्टेड द नेम इला विच वॉज दैट ऑफ। चार्ल्स लैम ने एक ऐसे बोल लीजिए, सूडोनिम बोल लीजिए, या उनका एक इमेजनरी नेम था इला। तो इन्होंने इस पे वर्क भी लिखा है, एसे ऑफ इला। ठीक है, तो ये वर्ड जो था वो कहाँ से लिया था? विच वॉज दैट ऑफ? ऑप्शन है एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हिज ब्रदर, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। किससे लिया था ये शब्द उन्होंने, इला? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। ओके, चार्ल्स लैम ने यहीं से ये नाम अडॉप्ट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवंत-गार्ड? अवंत-गार्ड, अवंत-गार्ड का मीनिंग क्या है बताइए? ऑप्शंस हैं रूड एक्सप्रेशन, बी रिडिकुलस, सी ट्रेजिक, डी इनोवेटिव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। अवंत-गार्ड, सॉरी, हाँ अवंत-गार्ड, ये अवंत-गार्ड का रियल मीनिंग या एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का रियल मीनिंग क्या है? देखिए, अवंत-गार्ड मतलब होता है, ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनोवेटिव। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एपिक इज, एपिक क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमिक होता है, इलेजिक होता है? एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ज़्यादातर एपिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉमिक या इलेजिक? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? एन एपिक इज, यस, एपिक जो होता है ज़्यादातर वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और अक्सर एपिक जो होते हैं वो स्टोरी फॉर्म में चलते हैं, उनमें कुछ ना कोई ना कोई स्टोरी छिपी हुई होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। द नेम ऑफ द प्रिस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहनी इन मुल्कराज आनंद्स अनटचेबल।
बताइए। उस पुजारी का नाम बताना है जिसने सोहनी को बहुत ही गलत सजेशंस दिए थे या इम्प्रॉपर बोल लीजिए, और किस में दिए थे, कौन सा वर्क था वो, मुल्क राज आनंद का वर्क था अनटचेबल। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कालिदास, काली प्रसाद, कालीनाथ, कालीपड़ा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप काली प्रसाद और कालीनाथ में से एक को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो कालीनाथ ही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द इलेजी एडोनियस हैज बीन रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ। बताइए, ये जो एडोनियस नाम की इलेजी लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी और किसकी डेथ के लिए लिखी थी, मतलब किसकी डेथ पर एक मौन के रूप में, दुख व्यक्त करने के रूप में लिखी गई थी। ऑप्शन है आपके पास जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन, मिल्टन। सबसे पहले आपको बताना है कि ये लिखी किसने है और किसके लिए लिखी है, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है। यस, इसको लिखा गया है शैली के द्वारा। ठीक है, पीबी शैली। ठीक है, और ये किसकी याद में लिखी गई थी या किसकी डेथ पर लिखी गई है, तो उनका नाम है जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, जॉन कीट्स की याद में ये एडोनियस वर्क लिखा गया था। ओके, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और आप मेरी सारी वीडियोस इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कोई भी सजेशन कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।